बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए हैं और लाहौर में उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर एक बड़े जलसा आम से खिताब किया है। उन्होंने अपना बयानिया भी दे दिया है। क्या उनका खिताब एक मुदब्बर का खिताब है, जिसे हम स्टेट्समैन कहते हैं, उसका खिताब है, एक मुस्तक़बिल के वज़ीर-ए-आज़म का खिताब है, या फिर महज एक सियासतदान का खिताब है? और फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए नागज़ीर क्यों बन गए हैं? वो कहा जा रहा है ना कि जनाब इनकी ज़रूरत महसूस हुई तो इनको वापस लाया जा रहा है, इस तरह की बातें शातें हो रही हैं ना, तो ये नागज़ीर क्यों हैं पाकिस्तान के लिए? और फिर बड़ी बातें हो रही हैं जनाब कि जनाब नवाज शरीफ को वापसी पे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बायोमेट्रिक होता है वो मशीनें जनाब वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच गई। अच्छा, ये जो बायोमेट्रिक वाला मामला है ना, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ज़रूरी है कि जो दरख्वास्त दायर करेगा, दरख्वास्त गुजार होगा, उसका बायोमेट्रिक होगा। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात से पहले जब बहुत सारे मुकदमात थे इनके खिलाफ, वो वहाँ बेल के लिए जाते थे तो बायोमेट्रिक करवाने नहीं जाते थे, क्योंकि तो जाते ही नहीं थे। इन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो था कि जनाब मेरी जान को ख़तरा है, मैं पेश नहीं हो सकता। तो रजिस्ट्रार ऑफिस उस पे एतराज़ लगा देता था, जनाब बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। तो फिर जो ऑब्जेक्शन केस के तौर पे उसकी समाअत होती थी अदालत में, तो अदालत जो है वो ऑब्जेक्शन दूर कर देती थी कि कोई बात नहीं, आन दो, इंज ही आन दो, वैसे ही सुन लेते थे। और 9 मई को जब बायोमेट्रिक करवा रहे थे तो फिर गिरफ्तार हो गए तोशाखाना केस में, इनके वारंट निकले हुए थे। तो जब गिरफ्तार हुए हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट मुतर्रक होगी, उनकी गिरफ्तारी ही इलीगल करार दी थी। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जो गिरफ्तारी है उसको जायज़ करार दिया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बंदयाल साहब जो है ज़ाहिर है, उन्होंने इनकी गिरफ्तारी ही और फिर उन्होंने अपना मेहमान बना के भेज दिया इनको। वो जो पुलिस लाइन है वहाँ, कोई रेस्ट हाउस है वहाँ पे, और फिर अगले वाक़यात का आपको पता ही है क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा। बहरहाल ये बायोमेट्रिक ज़रूरी है वहाँ पे। और ये मैं इमरान खान का जिक्र कर रहा हूँ तो आपको याद होगा कि जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने मुतअद्दिद बार ये बात की कि ज़रूरी नहीं है कि मुल्ज़िम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर बायोमेट्रिक करवाए। वो कहीं और से भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से बायोमेट्रिक हो सकता है। तो अब बहुत सारी जगहों में से एक जगह वो भी थी, जो बंदा लैपटॉप लेके वहाँ पहुँचा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और उन्होंने नवाज शरीफ का बायोमेट्रिक किया वहाँ पे। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स हैं और कानून है, वो ये है कि उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो उन्होंने ऑथोराइज्ड ऑफिसर मुकर्रर किए हुए हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं, उनके पास भी ये इख्तियार है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर होना होती है और उसके साथ जो बयान अल्फी लगता है, और दरख्वास्त के ऊपर जो बयान अल्फी होता है, उसकी तस्दीक इस्लामाबाद से करवाना ज़रूरी नहीं है। वो जो ऑथोराइज्ड अफसर हैं लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, वो उसकी तस्दीक कर सकते हैं लाहौर में बैठ के। और फिर उन्होंने जो ऑथोराइज स्टेशन है, जो ऑथोराइज अफसरान हैं, वो कहीं भी बायोमेट्रिक जो है वो कर सकता है। तो ज़रूरी ही नहीं है ये, चीफ जस्टिस ने ये कहा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर बायोमेट्रिक करवाना ज़रूरी नहीं है। और वहाँ एयरपोर्ट पे उनका जब हो गया है तो वो एक सर्टिफिकेट लग जाएगा साथ, जब बायोमेट्रिक हो गया है, और जो दरख्वास्त है वो दायर हो जाएगी। दरख्वास्त क्या है? वही जो मामला है अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उन्हें सज़ा हो चुकी हुई है 7 साल कैद की, और एवनफील्ड रेफरेंस में उन्हें सज़ा हुई थी 2018 में, जब ये सज़ा के बाद आए थे वापस। बेगम कुलसूम नवाज बिस्तर मर्ग पर पड़ी हुई थी और वो अपनी बेटी के साथ वापस आए थे। जुलाई 2018 की बात है, इलेक्शन से चंद दिन पहले की, जब ये आए हैं बेटी के साथ। और फिर इनकी अहलिया का वहाँ इंतकाल भी हो जाता है, ये जेल में होते हैं। तो उसका उन्होंने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया है कि मेरी बीवी और मेरी वालदा जो हैं वो सियासत की नज़र हो गई। तो ज़ाहिर है फिर दुख तो होता है बंदे को, तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने फिर तकलीफ़ जो है अपने कारकुनों के सामने, अवाम के सामने रखी, अपनी जो भी तकलीफ़ थी। तो वो अपीलें जो थी वो पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये जब मुल्क से बाहर गए हैं तो पेश नहीं हो सके, तो अदम हाज़िरी की बुनियाद पे या अदम पेशी की बुनियाद पे वो अपीलें जो हैं इनकी वो मुस्तरद कर दी गई।
लेकिन साथ ही इनका जो राइट ऑफ अपील है उसको बरकरार रखा गया। तो उन्होंने कहा जनाब जब वापस आएंगे तो आप इन अपीलों की बहाली के लिए आप दरख्वास्त दे सकते हैं। ये वो दरख्वास्त है, 24 अक्टूबर तक उनकी बेल है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और 24 तारीख को उनकी पेशी है। तो उससे पहले वो दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं कि जनाब हमारी जो अपीलें थी, जो अदम हाज़िरी की बुनियाद पे हार्डशिप भी थी ना, हार्डशिप की बुनियाद पे जनाब के हम पेश ही नहीं हो सकते थे, बीमार थे, अदालत के हुक्म से गए थे, तो वो अपीलें जैसा कि आपने हुक्म जारी कर रखा है बहाल करने का, तो वो बहाल कर दी गए। अब अगर ये बायोमेट्रिक सही नहीं है तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर एतराज़ लगा देगी जनाब मुलज़म खुद पेश हो, वो खुद पेश हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं, नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका हुआ है कि कौन कौन ऑथोराइज्ड हैं ये बायोमेट्रिक के, तो उनमें से एक साहब, और फिर वहाँ तो वो भी ओथ कमिश्नर भी वहाँ गए हैं जिनके सामने उन्होंने बयान अलफी पे दस्तखत किए हैं, दरख्वास्त पे दस्तखत किए हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। अब बार बार तो वो इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकते, ज़ाहिर है वो तो 24 को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे जब पेशी के लिए, और फिर वो जो तोशाखाना वाला केस है उसमें एहतसाब अदालत के सामने पेश होंगे, उसमें भी 24 अक्टूबर तक उनकी बेल है। ये कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं है, एक हक है जो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। ये इमरान खान के पास भी था, लेकिन वो सियासी चैलेंज चल रहे थे, वो अपने खिलाफ मुकदमात को अब भी वो सियासत की मेन चढ़ा रहे हैं, अपने खिलाफ जो मुकदमात हैं, तो उस वक्त भी वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे अपने खिलाफ मुकदमात को। तो उन्होंने, नवाज शरीफ ने जो है वो अपना जो राइट है जो उन्हें दिया है कानून ने, उसको इस्तेमाल किया और ऑथोराइज्ड दफ्तर के ज़रिए उन्होंने अपनी बायोमेट्रिक करवा ली। अब आते हैं जब उनके खिताब की तरफ, लेकिन पहले एक बात कर रहा था मैं शुरू में कि ये पाकिस्तान की सियासत के लिए नागज़ीर क्यों है। ये बातें हो रही है ना कि जनाब इसलिए इनको लाया गया कि मामला संभल नहीं रहे, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी मईशत है वो नहीं संभल रही। इन्होंने भी 16 माह हुकूमत की है PDM ने, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और फिर जो मकबूलियत का ग्राफ है इनका जिस तेज़ी के साथ नीचे आया है, वजह यह है कि महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही थी इनसे। IMF ने इनको लकीरें निकलवाई, और उसके पीछे वजह क्या थी? इमरान खान साहब की चालाकी। जब इनको पता चल गया कि तहरीक अदम एतमाद जो है मेरे खिलाफ मंजूर होने वाली है, तो इन्होंने IMF का माहदा तोड़ दिया और पेट्रोल की कीमत नीचे ले आए, बिजली की कीमतें नीचे ले आए, और फिर उनको मुंजमद कर दिया कि जनाब ये इतने माह के लिए मुंजमद यही कीमतें रहेंगी, आलमी मंडी में जो मर्जी होता रहे, ये यही कीमतें रहेंगी। और IMF ज़ाहिर फिर उन्होंने जो किया, 16 माह से जो नाक से लकीरें निकलवाई हैं बकौल शहबाज शरीफ, तो वो उन्होंने किया। फिर बड़ी मुश्किल से 1 अरब डॉलर मिला, अभी 2 किस्तें रहती हैं, कोई 1 अरब से थोड़े से पैसे कम करोड़ अब मिलने हैं, और 1 किस्त आखिर पे मिलनी है। तो ये बड़ी मुश्किल में डाला था, और उसकी वजह से इनका, और जो एक 16 माह की कारकर्दगी की वजह से जो मकबूलियत कम हुई है, उसके बाद इतना बड़ा जलसा लाहौर में, मैं कोई 4:30 बजे के करीब में वहाँ गया हूँ तो पंडाल भर चुका हुआ था, और जो रिपोर्टें होती हैं उसके मुताबिक वहाँ पंडाल जो है 1,20,000 के करीब लोग जो हैं वह आने चाहिए। जो जमा तफरीके करते हैं लोग, वो माहरीन जो हैं, और हमारे दोस्त हैं इमदाद सुमरो साहब, वो तो मानते नहीं होते कि जनाब इतनी तादाद है। वो कहते हैं जब 50,000 से ज़्यादा बंदा हो जाए तो उसको लाखों कहा जा सकता है, लेकिन अब वो भी मान रहे हैं कि ये मुल्की तारीख का एक बड़ा जलसा है। नून लीग वाले तो कह रहे हैं ना कि मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। हो सकता है उनकी बात दुरुस्त हो, लेकिन ये एक बड़े जलसों में से एक जलसा है। जो 2011 में इमरान खान ने जलसा किया था, उससे बड़ा जलसा है ये सारे मान रहे हैं जिन लोगों से मेरी बात हुई है। तो फिर वो नागज़ीर वाली जो बात फिर बीच में रह गई। नागज़ीर वाली बात ये है कि कोई पॉलिसी बनती है, हुकूमत है, कोई पॉलिसी बनती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जनाब मैं और आप खुद को देख लें कि जनाब एक हमने फैसला किया है कि इस दफ़ा इस खेत में फ़लाँ जो फसल है वो बोई जाएगी, और उसके लिए ज़ाहिर है ज़्यादा पैदावार लेनी है,
فلاں بیج استعمال کیا جائے گا، فلاں کھاد استعمال کی جائے گی، اتنا پانی لگایا جائے گا، اتنی مزدوری آئے گی، یہ تو پلان ہم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اس کے بعد اتنا پرافٹ ہو جائے گا ہمیں اور اتنی فصل ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پیسہ بھی تو چاہیے ہوگا نا. وہ پیسہ کہاں سے آنا ہے؟ وہ منصوبے ہیں، پیسہ نہیں ہے. پیسہ سردست تو وہ بندہ جو میں نے کہا ہے ذمہ دار جو ہے وہ سردست تو زرعی بینک سے قرضہ لے گا یا کسی دوست سے پکڑے گا یا کیا کرے گا، کچھ نہ کچھ کر کے پھر ہی وہ پروجیکٹ ہے اس پہ کام شروع کرے گا نا. اب پروجیکٹ پڑے ہوئے پیسہ ہے نہیں. تو اس کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی شخصیت جو ہے اس کو ریاست جو ہے یہ استعمال کرے گی. اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2 حکمران ایسے گزرے ہیں جنہوں نے، جو بیرونی حکمران ہیں، دوسرے ممالک کے جو حکمران ہیں، ان کے ساتھ ریاست کی سطح تک صرف تعلقات نہیں رکھے بلکہ ان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی بنائے. پہلے حکمران جو تھے، سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ان میں یہ خوبی تھی اور ان کے ذاتی تعلقات تھے شاہ فیصل کے ساتھ، آپ کو بھی پتہ ہے، اور محمد قذافی کے ساتھ، UAE کے شیخ زید بن سلطان آل نہیان کے ساتھ، اور پھر چائنا کے ساتھ بھی. ان کے دور میں بچہ بچہ جانتا تھا کہ چوئن لائی کون ہے. بھٹو صاحب کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بھی ان کے ایک ذاتی دوستانہ قسم کے مراسم تھے. اور یہی خوبی میاں نواز شریف میں ہے. ان کے عرب ممالک کے ساتھ خاص طور پہ بڑے گہرے تعلقات ہیں، ذاتی قسم کے تعلقات ہیں. ایون یہ جو ترکیہ کے طیب اردوان ہیں ان کے ساتھ ان کے ذاتی قسم کے مراسم ہیں. جو شہباز شریف نے کہا تھا نا وہاں کہ ادھے ہم تیرے تے ادھے تھڑی پہن دے، وہ ایسے نہیں انہوں نے کہا تھا. ان کے فیملی ٹرمز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس طرح کے روابط بنانے میں ماہر ہیں میاں نواز شریف. اور پھر سعودی عرب، شاہ سلمان، محمد بن سلمان، ان کے ساتھ جو ان کے مراسم ہیں. بیچ میں ایک موقع پہ جب یمن والا ایشو آیا تھا، فوج بھیجنے والا، اس وقت تھوڑی سی اس میں دراڑ آئی تھی، لیکن بعد میں وہ پھر معاملہ ٹھیک ہو گئے. قطر کے حکمران جو ہیں، UAE کے جو حکمران ہیں، اور چین والے جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، عمران خان کے دور میں انہوں نے بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ جناب یہ کر کے رہے ہیں سی پیک کے ساتھ. اور ہمارے وزیر اعظم ابھی گئے ہوئے تھے باہر چائنا، تو انہوں نے کہا جناب کہ کوئی 25 ارب ڈالر کے کوئی 50 منصوبے مکمل ہو گئے سی پیک کے. لیکن اگر وہ اسی تسلسل کے ساتھ جیسے نواز شریف نے کام شروع کیا تھا تو پھر 46 ارب ڈالر کے پروجیکٹ جو ہیں اب تک مکمل ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو ان کے ذاتی تعلقات ہیں، اور وہ عرب ممالک کی جو میں بات کر رہا ہوں، عرب ممالک نے تو کوئی پارلیمنٹ سے منظوری لینی نہیں ہوتی. وہ تو حکمران کی ثوابدید پہ ہوتا ہے، کس کو تیل ادھار دینا ہے، کس کو کتنے بیرل تیل مفت دینے ہیں، اور کس کو کتنا پیسہ دینا ہے، اور کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں یہ پر امید ہیں کہ وہ وہاں سے پیسہ بھی لے آئیں گے اور انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں وہ کروا لیں گے ان ممالک سے. تو اس لیے یہ ناگزیر ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے. اب دیکھیں کہ نواز شریف پہ لوگ کس حد تک اعتبار کرتے ہیں یا کس حد تک ان کو مسیحا سمجھتے ہیں. تو وہ 16 ماہ جو حکومت تھی PDM کی اور شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور پھر میں نے ذکر کیا کہ ان کی مقبولیت نیچے جا رہی تھی، اس کے باوجود اتنا بڑا جلسہ کیا. نون لیگ جو ہے وہ اپنے کارکنوں سے رابطے بحال کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور انہیں جلسے میں جلسہ گاہ تک لانے میں کامیاب ہوئی ہے. وہ جو 16 ماہ والا تھا نا کہ جب 16 ماہ نے ان کی جو ہے وہ مکھ نکالتی ہے ان کی سیاست کی، وہ دور ہو گیا معاملہ. اس جلسے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہیں، لوگوں کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف جو کہتے ہیں نا، وہی معاملہ تھا. جس سے بھی بات ہوئی ہے لاہور میں، اس تو کٹر پکے ہیں نا، ادھر انہوں نے مخالفت میں ہی بات کرنی ہے. عام نیوٹرل جو لوگ ہیں ان سے بات ہوئی تو وہ ہر بندہ پر امید ہے کہ نواز شریف کے واپس آنے سے بہتری آئے گی، ملکی جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. اب یہ کہا جا رہا تھا جب بیانیہ پتہ نہیں کیا بنائیں گے، پتہ نہیں کیا، کس کے ساتھ کس کے سامنے بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں گے،
तोपां चल जाएंगियां, ऐसी बातें हो रही थी ना। लेकिन उन्होंने जो खिताब किया है वो एक मंजे हुए सियासतदान के, एक मुदब्बर की तरह, और उनके खिताब में ये बू आ रही है, स्मेल आ रही है कि वो आइंदा के वजीर आजम है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? जो उन्होंने बयानिया बनाया है वो उनकी आइंदा की जो सियासत है उसकी बुनियाद तो यही बयानिया है जो उन्होंने आज मीनार पाकिस्तान पे बयान कर दिया है, और फिर उनकी कम से कम इलेक्शन तक जो सियासत है वो इसी बयानिया पर खड़ी होनी है, जो मुझे लग रहा है। लेकिन क्योंकि वो मैं समझ रहा हूँ कि वो उन्होंने खुद कहा है कि ये मेरी 40 साल का तजर्बा जो है उसकी बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद जो उनकी हुकूमत अगर बनती है, लोग उन्हें वोट देते हैं, तो वो इसी बयानिया पर कायम रहेंगे, मुझे ये लग रहा है। तो अब उन्होंने बातें क्या की हैं, एक तो ये मैंने अर्ज किया ना, लोग समझ रहे थे पता नहीं यार इंतकाम की बात करेंगे, फिर बयानिया पीछे क्या रह जाता है। अगर वो ये नहीं कहेंगे मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, 2 जर्नैलों के नाम नहीं लेंगे, 5-7 जजों के नाम नहीं लेंगे, तो फिर कहने के लिए उनके पास क्या बचेगा? यही बातें हो रही हैं ना। तो उन्होंने इसके अलावा बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने एक तो किसी हद तक खारजा पॉलिसी जो है वो दे दी है। तो पाकिस्तान के झंडे के साथ और जमात के झंडे के साथ वहाँ जो स्टेज था उस पर 2 झंडे और थे, एक फ़लस्तीन का झंडा और एक कश्मीर का झंडा। और कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने इजहार भी किया है कि फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और कश्मीर वाले मामले को उन्होंने कहा कि इसको बड़े वक़ार और तदब्बर के साथ हल करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमसायों के साथ लड़ाई करके तरक्की नहीं हो सकती, हमसायों के साथ तल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, ये बात उन्होंने की है। और एक सियासतदान के तौर पे अगर बढ़क मारनी हो तो वो कुछ भी बात कर सकता है कश्मीर के इशू पे। सारे सियासतदान कश्मीर के इशू पे खेलते नहीं रहे अवाम के जज्बात के साथ, वो भी ऐसी बात कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा ना, उसमें तदब्बर भी था उनकी गुफ्तगू में, और एक वज़ीर आज़म, आने वाले वज़ीर आज़म की ज़ुबान भी उसमें थी। उन्होंने ये कहा कि आप तल्लुकात भी ठीक करेंगे और कश्मीर की आज़ादी के लिए भी काम करेंगे वक़ार और तदब्बर के साथ। और फिर उन्होंने जो इंतकाम वाली बात मैं कर रहा था, उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरे दिल में रत्ती भर भी किसी के लिए इंतकाम की तमन्ना नहीं है। यानी अल्लाह को भी उन्होंने बीच में हाज़िर नाज़िर करके ये बात कर रहे हैं ना। एक तरह से अल्लाह का जब जिक्र आ जाए बीच में फ़िक्रे के दौरान, तो फिर इसका मतलब कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ये बात की जा रही है। उन्होंने कहा मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ, मेरे दिल में अगर एक ही तमन्ना है कि इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ मैं। और उसके लिए उन्होंने अपनी पुरानी खिदमात गिनवाई, एटमी दवाकों का जिक्र किया, उन्होंने सी पैक का जिक्र किया, मोटरवेज़ का जिक्र किया, कई उन्होंने बताया कि हमारा बयानिया ये है इस मुल्क की तरक्की, और जो उनके प्रोजेक्ट्स थे तरक्की के वो उन्होंने गिनवाए। और साथ ही जो कहते हैं ना कि जनाब मुझे क्यों निकाला वाला बयानिया कहाँ गया, उन्होंने ये कहा है कि वो कौन है जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे अपने प्यारों से दूर कर देता है, आप लोगों से दूर कर देता है, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन साथ ही वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मैंने इंतकाम नहीं लेना। और उन्होंने कहा कि जनाब ये वो वाली बात नहीं मैं कर रहा कि जनाब बगल में छुरी और मुंह में राम राम। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस तरह नहीं हूँ, जैसे इमरान खान का नाम तो नहीं लिया उन्होंने कि जनाब तस्वीर दिखावे के लिए तस्वीर हर वक्त हाथ में रखनी। उन्होंने कहा तस्वीर मेरे पास भी होती है, लेकिन मैं तस्वीर उस वक्त करता हूँ जब मुझे कोई देख नहीं रहा होता, उस वक्त करता हूँ, दिखाने के लिए नहीं। बातें भी किए जा रहे हैं और तस्वीर के दाने भी गिराए जा रहे हैं। इस तरह देखा है ना आपने, खान साहब को देखा है इस तरह आपने। तो उनका मैं ऐसे नहीं करता। और वो कहते हैं कि जब ईंट का जवाब पत्थर से दूं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये कहना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा जनाब मैं बड़े सब्र से काम ले रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कही जा सकती थी लेकिन कहनी नहीं चाहिए थी, वो मैंने नहीं कही। और उनका जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कल के विलाग में मैंने जिक्र भी किया था कि अदारों और आइन का भी जिक्र करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातों और रियासत के तमाम सतूनों को मिलकर काम करना होगा। उनका ये 40 साल का निचोड़ बयान कर रहा हूँ, अपने 40 साल तजर्बे का निचोड़ मैं बयान कर रहा हूँ कि मिलकर काम किए बगैर जो है ना मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता।
اور انہوں نے ایک اور بات کی جو کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ اپنا پرانا بیانیہ بھول کے انہوں نے کہا کہ جناب عوام کو مخاطب کر کے کہا کہ اب اجازت نہ دینا ان لوگوں کو کہ یہ کھلواڑ کریں ملک کے ساتھ. اس دفعہ تو میں صبر سے کام لے رہا ہوں لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب بہت سارے مطلب جو ہیں ان کی تقریر سے نکالے جا سکتے ہیں. یہ جو ریاستی اداروں کی بات کر رہے ہیں اور آئین کی بات کر رہے ہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جن ریاستی اداروں کی یہ بات کر رہے ہیں جو انہیں باہر کا راستہ دکھاتے ہیں, دروازہ کھول دینے چلو جناب نکلو باہر, اس میں عدلیہ بھی ہے جو پاناما کیس میں انہوں نے کیا ان کے ساتھ, اور پھر نگران جج صاحب بیٹھے اور ان کی نگرانی میں ایون فیلڈ ریفرنس میں انہیں سزا ہوئی 10 سال کی اور 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ ہوا. اور پھر اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم فوجی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ بھی یہ تو نام لیتے رہے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے وہ تھے ان ججوں کے پیچھے, اور پھر مجھے انہوں نے نکالا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی یا انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی آپس میں. ایک ہی ادارہ ہے نا یار, اس کے ساتھ عدلیہ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, دوسرے ادارے کی میں بات کر رہا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ ہے جناب دروازہ کھول کے چوکیدار دھکا نہیں دے گا آپ کو. اس دفعہ معاملات باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ چلیں گے. امور خارجہ جناب وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں جو فوجی ہیں, تو اس دفعہ ڈکٹیشن والی بات ہے, ڈکٹیشن نہیں ہوگی, مشاورت ہوگی. اس دفعہ کچھ اس طرح کی پلاننگ نظر آ رہی ہے. اللہ کرے جناب کہ جو نواز شریف نے کہا ہے وہ پورا ہو, اور وہ کہتے ہیں میں انتقام نہیں لوں گا, اور وہ انتقام شاید لینا بھی نہیں چاہتے. وہ تو مشرف کے خلاف بھی نہیں لینا چاہ رہے تھے. اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب نے اٹارنی جنرل کو بھیجا تھا جناب کہ ان کے خلاف ریفرنس بنائیں آرٹیکل 6 کا, ورنہ پھر آئیں پیش ہو جائیں میرے سامنے آ کے, کیا کرنا ہے آپ نے. تو ان کے خلاف بھی میرا خیال ہے جو انہوں نے بات کی ہے اب اس سے مکر نہیں سکتے. وہ کیسے مکریں گے جناب, میں نے تو یہ کہا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو انہوں نے کبوتر ہاتھ میں بٹھا کے جناب امن کا پیغام دیا ہے, لیکن ان کے اندر جو شکرا ہے, جو عقاب ہے, جو باز ہے, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں صبر سے کام لے رہا ہوں, اور وہ باتیں میں یہاں نہیں کر رہا جو نہیں کرنے والی. باقی وہ شین میں سے نون اور نون میں سے شین نکالنے والی باتیں چاہتے جو یہاں ہوتی ہیں, تو اب دیکھیں وہ واپس آئے ہیں نا ملک میں آتے ہی, پاکستان میں آتے ہی انہوں نے 3 فون کیے ہیں. پہلا فون کس کو کیا انہوں نے, پروٹوکول وائز فون کیا انہوں نے پارٹی کے صدر کو, میاں شہباز شریف کو. پہلا فون پہ جو رابطہ ہوتا ہے پاکستان میں آتے ہی وہ شہباز شریف سے ہوتا ہے. اس کے بعد اپنی بیٹی مریم نواز سے بات کرتے ہیں, اور پھر حمزہ شہباز کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے. بعد میں دیگر لیڈروں کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. ویسے یار مریم تو آج آپ دیدہ ہوگی, رونے لگ گئی. ظاہر ہے ایک جذباتی مرحلہ سی, والد صاحب 4 سال بعد واپس آ رہے سی, اور پھر عوام دا جوش و خروش وہ بندے نے ایویں جذباتی کر دیندا. لیکن نواز شریف جذباتی نہیں ہوئے. انہوں نے صبر دی جڑی گل کی ہے نا, صبر دا دامن ہتھوں نہیں چھڈیا. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.